गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ मैं शैलीपाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोजियोग्राफी बाय शैली मैम में। बच्चों और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक छोटा-सा सॉरी भी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली क्लासेस लूँगी लेकिन समथिंग माय पर्सनल रीज़न मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस नहीं ले पाई, मुझे 2 से 3 दिन का गैप करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। इस चीज़ को यहीं पर छोड़ते हुए हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्गीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो रह गए हैं जिन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ आज ही हम लोग प्रीवियस ईयर में जो टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चंस आए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं हम लोग अपना आज के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास वर्गक का आया है। देखिए वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि वर्गीकरण कैसे करना होता है। अब वर्गीकरण में जो टैक्सॉन होते हैं या वर्गक होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं समझते हैं हम लोग। वर्गक क्या होते हैं पहले तो? वर्गीकरण के पदों को वर्गक या टैक्सॉन कहा जाता है क्लियर। जैसे कि हम लोगों के पास वंश हैं, कुल हैं, गण हैं, संघ हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी टैक्सॉन हैं, ठीक है? और इसमें वंश यानी कि जीनस को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं? एक समान जातियों के समूह को क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है, ठीक है? और कुल किसे कहते हैं? समानता वाले वंशों को सामूहिक रूप से कुल कहा जाता है। यानी कि जो वंश का ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? कुल कहेंगे या फैमिली कहेंगे, ठीक है? इसके बाद गण, गण क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? समानता रखने वाले कुलों के समूह को गण कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ आर नोन एज़ अ ऑर्डर। ठीक है? उसी तरह से वर्गक क्या होते हैं यानी कि क्लास क्या होते हैं? समानता रखने वाले गणों के समूह को वर्गक कहा जाता है। फाइलम किसे कहते हैं? समान गुणों युक्त वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं? संघ का निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक है? नामकरण पद्धति क्या है? जीवों के वैज्ञानिक पद्धति से नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। देखिए ये क्या होता है? वैज्ञानिक नाम पद्धति क्या होती है? इसका अर्थ यह होता है कि विश्व में अनेक भाषाएँ हैं, अनेक क्षेत्र हैं, विभिन्नताएँ बहुत विस्तृत हैं। तो हर जगह विभिन्नता होने के कारण जीव-जंतुओं के नाम, वनस्पतियों के नाम थोड़े अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है? तो इन नामों की समानता को बनाए रखना या विश्व में कहीं भी किसी भी जगह चर्चा हो रही हो, सिर्फ़ उसका नाम लेने से समझ में आ जाए कि किस बारे में चर्चा हो रही है, इसी समानता को बनाए रखने की कोशिश में वैज्ञानिक पद्धति का प्रकरण शुरू हुआ। ठीक है? जैसे कि मेढक, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग मेढक कहते हैं, ठीक है? और अगर इसे हम लोकल भाषा में कहें, तो इसको मिचकुड़ा कहा जाता है, लोकल भाषा में, जो गाँव की भाषा होती है, ठीक? तो अब अन्य देशों की भाषाओं की बात करें, विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, बहुत सी भाषाएँ हैं, तो उनमें इसका नाम अलग-अलग होगा। तो इसीलिए इस नाम की समानता को बनाए रखने के लिए इसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, ठीक है? जैसे ही हम लोग राना टिग्रीना बोलेंगे, तो जो जानता होगा वो इसके बारे में समझ जाएगा कि हम लोग मेढक की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कुंजी लक्षण। ये क्या होते हैं? वे मौलिक लक्षण जो जीवों के वर्गीकरण का आधार बनाते हैं तथा जिनमें वर्गीकरण आसान हो जाता है, उन्हें कुंजी लक्षण कहते हैं। ठीक है? लक्षणों के आधार पे ही क्योंकि इनका वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए कुंजी लक्षण को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए नेक्स्ट है, हम लोगों के पास जो टॉपिक है, जो पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन्स आए थे वो भी आपको देखने को मिलेंगे और जो संभावित क्वेश्चन की लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है उसमें भी ये मिलेंगे। जैसे कि द फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जॉन हचिंसन हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये दोनों को ही अपोज़िट-अपोज़िट एक-दूसरे के तैयार कर लीजिएगा जैसे कि द फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? जॉन हचिंसन है या फिर कभी क्वेश्चन आ गया कि जॉन हचिंसन के द्वारा कौन-सी पुस्तक लिखी गई है? तो द फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखी गई। अब इस पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इसमें उन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जाति-वृत्ति पद्धति यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी इसी पुस्तक में दी। अच्छा फाइलोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी सिर्फ़ अकेले हचिंसन ने नहीं दी है। अब ये देखिए कैसा क्वेश्चन हो गया आपके पास, संभावित क्वेश्चन हो गया। क्योंकि ये प्रश्न जो आया भी है, तो ये बड़ा घुमा के आया है, ठीक है? और हम आपको सीधे-सीधे इसके बारे में बता रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक पद्धति जो है, वो केवल जॉन हचिंसन ने नहीं दी है, इनके साथ-साथ एंगलर और प्रांटल भी इंक्लूड थे, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इस पौधों के वर्गीकरण की जाति-वृत्ति पद्धति की जानकारी इसी पुस्तक में दी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पीशीज़ शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द भी दिया था। देखिए ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, टीजीटी में आया है आई थिंक या पीजीटी में आया है। देखिए क्या होता है ना कि सन श्योर नहीं रहता लेकिन ये तो है क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि स्पीशीज़ शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इसके साथ आपके जो संभावित क्वेश्चनों की लिस्ट में ये भी आ जाते हैं कि इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द भी दिया। इन्होंने स्पीशीज़ को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। ये भी एक संभावित क्वेश्चन में ही है। मेयर ने स्पीशीज़ को नए रूप में परिभाषित किया। ये क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट है, जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो, तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र से एकत्रित नमूने में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाए, जिसे सिनटाइप कहते हैं।
ये जो लाइन है आपकी, ये जो पॉइंट है आपका, ये हर्बेरियम फ़ाइल से संबंधित है, ठीक है? तो जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो, तो उस स्थिति में लेखक के द्वारा उस क्षेत्र से एकत्रित नमूनों में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनटाइप कहते हैं। यानी कि वो जो दूसरा नमूना टाइप होगा, जो नमूना होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिनटाइप कहेंगे और साथ ही साथ जो मूल सामग्री होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? होलोटाइप कहेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वंश और ये देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा साथ ही साथ कि क्या है जब वंश और जाति दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं टोटोनिम कहते हैं क्या कहते हैं टोटोनिम कहते हैं नेक्स्ट बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ ध्यान से देखिएगा, जिसमें से प्राकृतिक पद्धति और कृत्रिम पद्धति अभी तक पूछी गई है। फाइलोजेनेटिक पद्धति के बारे में अभी-अभी हमने एक पॉइंट आपको क्लियर किया था। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक पद्धति, ये किसने दी थी? बेंथम एवं हुकर ने दी थी, ठीक है? सेकंड नंबर है फाइलोजेनेटिक पद्धति, ये एंगलर एवं प्रांटल तथा हचिंसन ने दी थी। अभी हमने आपको जो बताया था हचिंसन के बारे में वो इसी से संबंधित था। कृत्रिम पद्धति क्या था कि ये लिनियस तथा थियोफ्रास्टस के द्वारा दी गई थी, ठीक है? कृत्रिम पद्धति। ये तो क्लियर हो गया होगा, सीधे-सीधे से हैं पॉइंट। वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी जाति है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इसके साथ हाँ, ये था कि वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणियों का छोटे से बड़ा क्रम लिखने के लिए दे दिया जाता है या फिर उनमें से कुछ दे दिए जाएँगे, 2-3 दे दिए जाएँगे, उनसे कहा जाएगा आपको कि क्रम में लगाइए, ठीक है? तो जो सबसे छोटी इकाई जाति, ये सबसे नीचे लिखा जाता है, इसके ऊपर वंश आएगा, फिर इसके ऊपर फैमिली, इसके ऊपर गण, इसके ऊपर वर्ग, वर्ग के ऊपर फाइलम, फाइलम के ऊपर जगत और ये सबसे ऊपर होता है और सबसे सबसे उच्चतम इकाई भी माना जाता है, ठीक है? और डोमेन। नेक्स्ट है लैमार्क तथा ट्रिब्रेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तू को बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लैमार्क तथा ट्रिवेरन ने, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये भी छोड़ दीजिए, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हाँ, ये देखिए, ये शायद डिस्कस किया हुआ है या नहीं, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगतों में कैरियोटा तथा यूकैरियोटा में विभाजित किया है, ठीक है? और वोएज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है? 2 एम्पायर्स में यानी कि प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में किसने विभाजित किया है? तो कैवेलियर स्मिथ ने किया है। वोएज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का ये भी पॉइंट हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ये भी पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ये भी हो चुकी है। और इसके बाद हाँ, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। उपजाति, जाति के नीचे की श्रेणी को कहते हैं, ठीक? पहले तो ये क्लियर हो गया कि उपजाति किसे कहते हैं? जाति के जो नीचे की श्रेणी होती है उसे उपजाति कहा जाता है। जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्धजाति कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? क्या? जाति व उपजाति के बीच की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहा जाता है? अर्धजाति कहा जाता है। 2 ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं, परंतु आपस में नहीं जनन करती हैं, उन्हें कौन-सी जाति कहा गया? सहोदर जाति। ये पॉइंट एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि देखिए क्या होता है कि जाति व उपजाति के बीच की जो श्रेणी होती है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अर्धजाति कह रहे हैं, ठीक है? इसके बाद सहोदर जाति क्या होती है? 2 ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं, परंतु आपस में जनन नहीं करती हैं। क्या कहलाएँगी वो? सहोदर जातियाँ कहलाएँगी। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं। ये छोड़ दीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये देख लीजिए एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट को अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया है। पौधों के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन ये पॉइंट हम लोगों का नोटेबल है। क्या है? लैटिन भाषा एक मृत भाषा है अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है तथा इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है? अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान रहे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है? तो आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि यह एक मृत भाषा है और इसका साधारण बोलचाल में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसे वैज्ञानिक नामकरण में जगह मिली है ताकि हमेशा हर वर्ड जो है वो समान रहे। ये भी देख लीजिए। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकारों में बाँटा गया है। इसमें आइसोटाइप, होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। ठीक है? ओरिजिनल क्या होगा? होलोटाइप और इसका डुप्लीकेट क्या होगा? यानी कि जो नमूना होता है वो क्या कहलाता है? आइसोटाइप कहलाता है।
कुंजियाँ क्या होती हैं? वह वर्गीकीय सहायक सामग्री हैं जो पादप व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती हैं। ये सामान्यतः जोड़े में विपृष्ठ लक्षणों पर आधारित होती हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है, हाँ, ये पॉइंट देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आया भी हुआ है इससे। क्वेश्चन देखिए किस-किस तरह से पूछा गया वो बता देते हैं आपको। बेंथम एवं हुकर ने बीज-युक्त पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म तथा एकबीजपत्री में विभाजित किया है। ठीक है? इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज़ हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंथम एवं हुकर के द्वारा बीज-युक्त पौधों में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुल कितनी सीरीज़ हैं? तो उसमें टोटल 21 सीरीज़ हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि द्विबीजपत्री की कितनी सीरीज़ हैं? तो 14 सीरीज़ हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और एकबीजपत्री की कितनी सीरीज़ हैं? तो 7 सीरीज़ है और सीरीज़ से संबंधित तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है? और इसके बाद ये भी याद रखिएगा जैसे कि जो द्विबीजपत्री होते हैं या बीज युक्त पौधे जो होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है यानी कि आवृतबीजी पौधे कहा जाता है और जो एकबीजपत्री होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृतबीजी पौधे कहा जाता है, ठीक है? क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें? और यह जो प्रस्तुति है ये किसने दी थी? तो बेंथम एवं हुकर ने दी थी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हाँ, ये देख लीजिए एक बार सन के साथ। देखिए, सबसे पहले अब ये तो पता ही है आपको कि प्रथम जगत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया हुआ था। द्वि जगत किसने दिया था? लिनियस ने। कब दिया था? 1735 ईस्वी में, ये भी डिस्कस हो चुका है। 3 जगत किसने दिया था? हैकल ने दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था। 4 जगत किसने दिया था? 1938 में कोपलैंड ने दिया था और 5 जगत जो कि रिसेंटली हम लोग इसको देख रहे हैं, 1969 में व्हिटेकर ने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो अब तो कोई कन्फ्यूज़न रही नहीं होगी, इसलिए चलिए, आज के जो हम लोगों के ये पॉइंट्स थे ये क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस को, जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो टीजीटी में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। किस जगत में रखा गया है प्रोटोजोआ को? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, ये इसका आंसर होगा और ये क्वेश्चन जो है वो 2011 टीजीटी बायोलॉजी में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाति व उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहते हैं? तो ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स में कि जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को क्या कहा जाता है? अर्धजाति कहा जाता है। ठीक है? और सहोदर जाति क्या होती है? जिनमें जनन नहीं हो सकता। जातियाँ तो समान होती हैं लेकिन जनन नहीं हो सकता, उन्हें सहोदर जाति कहा जाता है। जाति व उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहते हैं? अर्धजाति कहते हैं। और जो जाति से छोटी होती है उसे उपजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालोजी शब्द का परिचय कराया था। किसने कराया था? बालोजी शब्द से परिचय? तो वो थे लैमार्क। इसका आंसर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है? टीजीटी 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ है, वर्गीकी के पिता कौन है? तो वर्गीकी के पिता कौन है ये आप लोग बताएँगे? चलिए बता ही देते हैं। लीनियस, लीनियस को वर्गीकरण का वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सॉरी ये क्वेश्चन आई थिंक सेम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये, कौन एक संवर्ग नहीं है? ये 2009 टीजीटी बायोलॉजी में आया है। देखिए इसमें से जैसे कि प्रजाति, जाति और गण ये संवर्ग हैं, यानी कि ये क्या है? वर्गीकी के टैक्सॉन है और इकोटाइप जैसा कोई शब्द नहीं है जो वर्गीकरण में आता हो। तो यहाँ पर संवर्ग नहीं है पूछा गया है आपसे, तो वो आंसर होगा इकोटाइप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। ये भी आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, इसीलिए मैं किसी में टिक नहीं कर रही हूँ कि जब भी आप देखेंगे तब आपकी ये प्रैक्टिस होगी और सर से इसको एनालाइज़ भी करिएगा। आंसर मैं बताती जाऊँगी, जो इस तरह से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ उसमें बताती जाऊँगी। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी किसमें की थी? स्पीशीज़ प्लांटेरम में की थी। क्लियर? आंसर सेकंड बी होगा। ये किसमें की थी? तो स्पीशीज़ प्लांटेरम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये 2009 में आया है टीजीटी में। 2009 के कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं 2009 का। स्पीशीज़ शब्द का चयन किया था। स्पीशीज़ शब्द का चयन किसने किया था? जॉन रे ने किया था। और इसके साथ-साथ और किन शब्दों का चयन किया था? अभी रिसेंटली पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? इसमें गढ़ और नेक्स्ट आप लोग बताएँगे। बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के गढ़ के समकक्ष है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? बी। गढ़ के समकक्ष है क्या? बेंथम एवं हुकर का कोहार्ट। उन्होंने भी कोई वर्गीकरण दिया था जिसमें उन्होंने गढ़ की जगह कोहार्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। ये 2016 में आया हुआ है, देखिए इसको तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ही आंसर करोगे सेल्फ से, इसको एनालाइज़ भी करिएगा और बताइएगा कि ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है? 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस कथन आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक्स का एक द्विक प्रतिदर्श होता है, ठीक है? और जिसमें एक्स किसके लिए प्रयोग किया गया है ये पूछ रहा है। तो इसमें आइसोटाइप आपको बता दिया गया उसकी डिटेल क्या है। अब आपको एक्स क्या पूछा जा रहा है कि ये किसकी जगह प्रयोग किया जा रहा है, तो ये होलोटाइप होगा जो मूल प्रति होती है। उसको उसकी जगह पे यहाँ पर इन्होंने एक्स लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? होलोटाइप बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण। हाँ, ये भी आप लोग बता सकते हैं। बेंथम और हुकर के द्वारा कौन-सा वर्गीकरण दिया गया है? वो है प्राकृतिक वर्गीकरण, ठीक है? कृत्रिम वर्गीकरण लिनियस के द्वारा, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण एंगलर, फ्रंटल और हचिंसन के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण की पद्धति है। कैसी पद्धति है इनकी वर्गीकरण की? तो वो प्राकृतिक पद्धति है। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीजीटी के क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम लोग अब पीजीटी के क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था जब हम लोगों ने वर्गीकरण चैप्टर पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा सी इथोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी होती है। इसको भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 में पीजीटी बॉटनी में आया हुआ है, ठीक है? सबसे छोटी श्रेणी क्या होती है? जाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 ये जो एग्ज़ाम है ये 3 साल हुआ है और 1 साल का गैप देके हुआ जैसे कि 2013 में हुआ, 2015 में हुआ और 2018 में हुआ। ये खास मतलब ये उस तरह से हेल्प नहीं कर पाएगा हम लोगों की जैसे कि इस टीजीटी और पीजीटी में सीधे-सीधे से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन सीधे-सीधे नहीं आएँगे, मोस्टली आपको ये कथन वाले मिलेंगे, जिनमें विचार वगैरह करना होता है, जिसमें कथन और कारण होता है, वो क्वेश्चंस मिलेंगे। इनको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इनमें जो वर्ड्स दिए गए, इनमें जो लैंग्वेज दी गई है, वो हमारे काम आ जाएगी। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि वर्गीकरण पद्धति जीवों की विविधता व उनके उद्विकासीय संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये सही है। सेकंड नंबर सिस्टेमैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नहीं। सिस्टेमैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरलस लिनियस के द्वारा किया गया था। ये तो बात एकदम सही है। तो इसके अनुसार देखिए जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार तो डी सही है मेरे हिसाब से। फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू मी सही है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और इसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यानी कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। चलिए बताइए 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर होगा ए। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा और ये पीसीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज़ हैं? तो आंसर बताने से पहले आप ये देख लीजिए कि पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, कुल 21 सीरीज़ हैं। इसके बारे में और बता देती हूँ आपको। 21 सीरीज़ में 14 सीरीज़ जो हैं वो द्विबीजपत्री की हैं और 7 सीरीज़ जो हैं वो एक बीजपत्री की हैं और ये क्वेश्चन दोनों ही आ चुके हैं। पहला तो ये पूछा जा चुका है कि बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज़ हैं? तो आंसर हो जाएगा 21, ठीक है? और दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है ना द्विबीजपत्री का कि द्विबीजपत्री की कितनी सीरीज़ है बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण पद्धति के अनुसार? तो आपको आंसर क्या देना है उसमें 14, ठीक है? और 7 जो सीरीज़ है वो किसकी है? एक बीजपत्री की है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है। ये हम लोगों ने कल टीजीटी के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था और ये पीजीटी में 2000 और 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कि ये 2 बार आया हुआ है, साथ ही साथ टीजीटी में भी आ चुका है। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति क्या है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है? प्राकृतिक पद्धति है और हम लोगों ने इन तीनों ही पद्धतियों के बारे में कल डिस्कस किया हुआ है। मतलब ये इसी क्लास में डिस्कस किया हुआ है आप लोगों को, जब अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। तो ये देखिए फाइलोजेनेटिक पद्धति जो है वो एंगल, फ्रंटल और हचिंसन के द्वारा दी गई थी और कृत्रिम पद्धति जो है वो लिनियस के द्वारा दी गई थी, ठीक है? ये आपके संभावित क्वेश्चनों की लिस्ट में आप इनको इंक्लूड कर लीजिएगा। और बेंथम एवं हुकर के द्वारा कौन सी पद्धति दी गई? तो वो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से यही आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आप देख लीजिए कि कुंजियाँ, कथन क्या दिया हुआ है? कुंजियाँ वह वर्ग की सहायक सामग्री हैं जो पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती हैं। अब कारण क्या दिया गया है? कुंजियाँ विपरीत लक्षणों पर आधारित होती हैं जो सामान्यतः जोड़े में होती हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने आपको एक पॉइंट बताया है, अब इसी के जस्ट पीछे, ठीक है? तो आप पहले उसको देखिएगा ध्यान से, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आंसर लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है। एक नमूने को चुना जाता है, यह कहलाता है। इसका आंसर होगा बी, सिनटाइप कहलाता है। ये पीजीटी बॉटनी 2003 में आया हुआ है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? सिनटाइप। देखिए फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रही हूँ कि जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, यह कहलाता है सिनटाइप कहलाता है। और ये संबंधित किससे है? ये हर्बेरियम फाइल से संबंधित है, ठीक है? कोई उसमें जब किसी भी नमूने को लगाते हैं तो उसकी अगर मूल टाइप सामग्री उपलब्ध नहीं है और उसी के जैसा कोई दूसरा नमूना जो है एकत्रित करके उसको अगर चुना जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सिनटाइप कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेतक पद को दोहराता है
उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग टॉटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉटोनिम इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पीजीटी बायोलॉजी 2016 में आया है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा और इसकी संभावित जो डिटेल है वो मैंने आपको बताई हुई है। अभी जब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी बताए थे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका आंसर होगा डी, और ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समानता बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि साइंटिफिक नेम जो है या फिर बॉटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम, इन सबको एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, रखा ही जाता है। साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम बिल्कुल सेम कैटेगरी है, ठीक है। और अगर जूलॉजिकल नेम और बॉटेनिकल नेम आपसे बोला जा रहा है, दैट मीन्स ये है कि जितनी भी वनस्पतियों के नाम होंगे, साइंटिफिक नेम जो होंगे, वो सारे किसमें बॉटेनिकल नेम की श्रेणी में आ जाएंगे, और जूलॉजिकल में यानी कि सभी जीव जंतुओं के नाम। अगर ये हमने इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से हमारी बायोलॉजी डिवाइडेड दो पार्ट्स में, इसी तरह से उनके नाम भी हम लोगों ने डिवाइड कर दी। एक ही संज्ञा दी जाती है साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लैटिन भाषा में ही क्यों नाम रखे गए हैं। वो इसलिए कि जब हमने अभी डिटेल आपको बताई थी कि लैटिन भाषा जो है वो आम बोलचाल की भाषा में इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, यानी कि बंद ही होगी, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। जब लोग इसका प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं तो इसमें किसी तरह के कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे, और ये चेंज नहीं आएंगे, यही प्लस पॉइंट है। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समानता इसीलिए इसे साइंटिफिक नेम के लिए प्रेफर माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है। तो ये देखिए थियोफ्रस्टस जो है वो वनस्पति शास्त्र के पिता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस को माना गया है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना गया, एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फूल गोभी, कैबेज, नौलखोल एवं सलजम कितने जेनेरा से संबंधित है। बेटा इसका आंसर होगा एक, ये एक ही जेनेरा से संबंधित होते हैं, और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया है, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा पूरी तरह से, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे अगर हम आपको इसका चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको पहले ही बता दी गई हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सामान्य ब्रेड वीट का वनस्पति नाम क्या है। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हम लोग कथन और कारक में ही आ गए हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, समूह 1 में देखिए, इसमें आपको कुछ वैरायटी दी गई हैं और उसी के सामने उनके नाम दिए गए हैं, साइंटिफिक नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है गेहूँ, गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ये होगा ट्रिटिकम वल्गेरी, ठीक है, यानी कि ए को 4 से मिलाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है इसको मिलाएंगे हम लोग 3 से, यानी कि विदानिया सोमनिफेरा, ठीक है। इसके बाद मूंगफली, मूंगफली का मिलान क्या होगा, अरिकस हाइपोजिया फर्स्ट से, ठीक है। और चावल, चावल को सेकंड से मिलाएंगे, ओराइजा सटाइवा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, गेहूँ ट्रिटिकम वल्गेरी, ठीक है, अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफेरा, मूंगफली, अरिकस हाइपोजिया, चावल, ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और ये 2018 में आया है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के साथ में कौन सा युग्म सही है। देखिए इसमें कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2021 में आया हुआ है, इस दृष्टि से इसको तो हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उसके बारे में और भी चीज़ें हम लोगों को जाननी है। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा वो सीसम डलबर्जिया होगा, सीसम डलबर्जिया जो है यही युग्म सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम के बारे में। तो देखिए साइंटिफिक नेम क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए, फिर आप इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए साइंटिफिक नेम क्या होते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों का नाम होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम है, मेरा नाम है शैलीपाल, तो मेरा जो नाम है उसको हम लोग बोलेंगे जेनेरिक नेम। क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम। और जो मेरा सर नेम है पॉल जैसे कि है, जो मेरा सर नेम है उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। अब जब इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, इन दोनों को जब हम लोगों ने मिला दिया तो फिर ये क्या बन गया, साइंटिफिक नेम बन गया, ठीक है, या बायोलॉजिकल नेम बन गया, या फिर बॉटेनिकल नेम बन गया। और अगर यहाँ किसी एनिमल का नाम होता तो हम यहाँ पर बोलते जूलॉजिकल नेम, क्योंकि ये बॉटनी से रिलेटेड है इसलिए हमने बोला बॉटेनिकल नेम, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक नाम दे दिया गया है जिसमें दिया गया है सोलेनम ट्यूबरोसम। ये जो नाम है इसका आपसे पूछा जा रहा है जेनेरिक नेम। तो जेनेरिक नेम इसका क्या होगा आप लोग बताएंगे। वैसे तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे, सोलेनम, सोलेनम जो है वो इसका जेनेरिक नेम है और ट्यूबरोसम जो है वो इसका स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीनियस द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द्विनाम पद्धति है, ठीक है। प्राकृतिक पद्धति जो है ये दी गई है बेंथम एवं हुकर के द्वारा, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है।
कृत्रिम पद्धति लिनियस के द्वारा ही दी गई है। फाइलोजेनेटिक पद्धति एंगलर प्रंटल और हचिंसन के द्वारा दी गई है। क्लियर हो गए आपके सारे ऑप्शन, ये संभावित क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसमें काम आएगा। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है ना। ये पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोग कैसे बताएंगे? कमेंट्स तो हम लोग लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं। देखिए इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका लिनियस, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन हैं? इसके बारे में अभी लास्ट में जब हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप आप लोग आंसर बता पाएंगे इसका। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? हचिंसन है। ठीक है, और ये कब आया है? 2009 में आया है पीजीटी बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। होप भी रखिए कि शायद ये दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं है? ये भी हम लोग पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संघ तथा कुल। संघ तथा कुल, हाँ इसका आंसर है संघ तथा कुल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टेक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। मन तो कर रहा है लाइव क्लासेस हो, हाँ आप लोगों से ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली पूछूं फेस टू फेस, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप टेक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा था? तो ये लिनियस के द्वारा खोजा गया है। सॉरी, फ्लो में ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन 2000 में आया है। टेक्सोनॉमी शब्द जो है वो डी कंडोले के द्वारा खोजा गया है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। टेक्सोनॉमी शब्द डी कंडोले के द्वारा खोजा गया है। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, ये अभी रिसेंटली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया ये। टेक्सोनॉमी शब्द डी कंडोले के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था? ये इसका आंसर क्या होगा? कैवियर स्मिथ ने। तो बेटा कैवियर स्मिथ के द्वारा 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में इन्होंने विभाजित किया था, और वो 2 एम्पायर्स कौन कौन से थे? प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक, ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 में आया हुआ है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई है? जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन 2011 में आया है। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2011 में आया हुआ है, और इसका आंसर होगा सी, बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर के द्वारा जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक जो है वो लिखी गई है, और बेंथम और हुकर ने ही पादप वर्गीकरण की जो विभाजन किया है, जो वर्गीकरण किया है, वो उन्होंने 2 उसमें किया है, 2 फॉर्म में किया है, एक आवृत्त बीजी पौधे और एक अनावृत बीजी पौधे, जिसमें से आवृत्त बीजी पौधों में उन्होंने एक बीजपत्री को रखा है, आवृत्त बीजी पौधों में उन्होंने द्विबीजपत्री को रखा है, और अनावृत बीजी पौधों में एक बीजपत्री को रखा है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एवं हुकर के द्वारा, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ओहो क्वेश्चन हम लोगों के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए इसी के, तो बच्चों आप लोगों को आई होप ये क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। इसी के साथ हम लोग अब ये चैप्टर खत्म करते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा वायरस, और इसके साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों का ये सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके इसी सहयोग से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो में और अच्छे से अच्छी क्वालिटी और स्टडी मटेरियल जो है वो और अच्छा से अच्छा लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और प्लीज़ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच। आगे